कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा लर्निंग असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमने I1T को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच। तो थोड़ा सा इसमें कह लें कि हमें क्रिटिकल पोजीशन से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मैं वैसे आपको यही रिकमेंड करूंगा। मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एक प्रोफेसर की चूजिंग में, कि वो किसी अगर बच्चे को परखना चाहता है कि उसको कितनी हद तक डिफरेंशियल इक्वेशन की समझ आई है, तो वो यही क्वेश्चन देगा, क्योंकि इसमें एक चैलेंजिंग पॉइंट आएगा, आपको पता चल जाएगा उस पॉइंट का। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग का हमारा जो पॉइंट होता है वो है टाइम 0 माइनस पे लेके, अगर इंडक्टर है तो करंट को फाइंड आउट कर लेना उसके क्रॉस, और अगर कैपेसिटर है तो वोल्टेज को फाइंड आउट कर लेना। यहाँ पे इंडक्टर दिया गया, हमने इसके क्रॉस करंट को फाइंड आउट करना है। जैसा आप यहाँ पे जानते हैं, हमने I1T को ही, हमारा क्वेश्चन I1T पे है, और I1T और IL की बिल्कुल सेम डायरेक्शन होगी, क्योंकि जब एक हम टाइम 0 माइनस पे इसको लेके जाएंगे तो उस लम्हे पे हम क्या करेंगे जी, इंडक्टर को शॉर्ट करके उस वायर में करंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा जी, मैं बस ये करूंगा, इसको स्टैटिक पोजीशन में लगा दूंगा, मतलब यहाँ पे स्विच नहीं रहेगा, डायरेक्ट कनेक्ट करवा दूंगा, क्योंकि टाइम 0 माइनस पे ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे शॉर्ट वायर रिप्लेस करके करंट शो करवा दूंगा। तो मैं भी इसकी शेप ड्रा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब आप ये देख सकते हैं, आपके सामने मैंने शेप को ड्रा कर दिया है। अब मैं क्या देखें किया क्या है जी, बस इसको मैंने शॉर्ट वायर कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एक इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, यानी 0 माइनस का मतलब अभी तो बैटरी को टच ही करवाया गया, मतलब अटैच ही करवाया गया, स्विच को भी ट्रिगर ही किया गया, तो उस वक्त मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना होने के बराबर ही होता है। इस वजह से हम इसे शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि एक इंडक्टर जो है जब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होता तो वो एज ए शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करता है, जिसका रेजिस्टेंस 0 कहलाता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बताता चलो, देखें बैटरीज यहाँ पे लगी हुई हैं, 12 वोल्ट का सोर्स सिर्फ यहाँ पे बैटरी जनरेटर है जो बैटरी आगे पहुँचा रहा है, मतलब ये वोल्टेज आगे डिवाइड करवा रहा है। ये जो 6 वोल्ट का सोर्स है, इसने भी कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब भी करना है। तो बात कुछ इस तरह से है। अब क्या होगा जी, जब करंट यहाँ से निकल के जाएगी 12 वोल्ट में से, यानी करंट फ्लो करेगी, तो करंट सारी की सारी इसी वायर में से गुजर जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी, बिकॉज ये एक शॉर्ट वायर है, और करंट हमेशा करंट जो होती है वो हमेशा जिस वायर में कम रेजिस्टेंस होता है उसी में से गुजर जाती है। तो इस वायर में है ही कोई नहीं, रेजिस्टेंस तो है ही कोई नहीं, R = 0 है, लिहाजा सारी की सारी करंट इसी में से गुजर जाएगी, और इस वायर के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसमें से करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, I10 माइनस को फाइंड आउट करने के लिए लूप एनालिसिस की मदद लेंगे। यहाँ पे मैं 2 लूप ले लूँगा, I1, यहाँ पे I1 के नाम से करंट ले लेता हूँ, ये I1 है और ये I10 माइनस है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे एक मैं करंट ले लेता हूँ I2 के नाम से। अब एक ज़रा गौर से देखिए, इन दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज में आपका जो KVL का मतलब कि कंसेप्ट होता है ना, वो उलझ सा जाता है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस के क्रॉस फिर माइनस में वोल्टेजेस मिलते हैं। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ KVL में आपने हमेशा क्या करना है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है। ये करंट कैसे मालूम करनी है, ये हमारा बाद का मंसूबा है, ठीक है, यानी बाद का काम है। तो मैं यहाँ पे KVL लगाता हूँ जी लूप 1 पे, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अप्लाई KVL एट लूप 1, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, इस वजह से नहीं लिख रहा। अब देखिए, जब ये करंट गुजरेगी 2 किलो ओम रजिस्टर में से, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, 2 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरेगी, तो I1 भी गुजर रही है, I2 भी रजिस्टर में से गुजर रही है। अगर इनडायरेक्टली हमें वोल्टेज सोर्स मिल जाए तो वो तो अलग बात होती है, लेकिन अब इस रजिस्टर के क्रॉस मुझे वोल्टेज मालूम करने पड़ेंगे, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V = IR होता है। तो अब यहाँ पे R तो 2K है, लेकिन करंट्स 2 हैं, एक I1 है, एक I2 है, तो आपने सिर्फ उस लूप की करंट को पॉजिटिव रखना है जिस लूप की बात हो रही है। अब देखिए, ये एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है, यानी यहाँ पे न्यूटन के 3rd लॉ की बात चल रही है। I1 डाउनवर्ड जा रही है जबकि I2 अपवर्ड जा रही है, लिहाजा क्या होगा जी, हम I1 को पॉजिटिव रख लेंगे, बिकॉज हम लूप 1 की बात कर रहे हैं, I1 माइनस I2 लिख लेंगे, ठीक हो गया जी। अब आगे 12 वोल्ट का सोर्स है, इसके पॉजिटिव पोल में करंट एंटर करती है, लिहाजा ये लिखे जाएंगे +12 = 0, ठीक हो गया। क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। अब इस लूप की बारी है, तो इस लूप को हल करने से पहले मैं इसकी इक्वेशन को स्टैटिक करना चाहूँगा, यानी स्टेबलाइज करना चाहूँगा। 2K I1 आ जाएगा, -2K I2 आ जाएगा, = -12 हो जाएगा उधर जाके। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूँगा I2 के लिए आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 2, ठीक है। लूप 2 पे KVL लगाएंगे, तो यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। देखें, करंट इसके माइनस के पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो -12 आ जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो करंट 2K के
2K में से गुजरेगी तो 2 किलो हम रजिस्टर में से जब गुजरेगी, अब देखें आप फिर से वही चीज़ है, I2 अपवर्ड जा रही है, I1 नीचे जा रही है, यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहे हैं। लेकिन हम लूप 2 की बात कर रहे हैं इस दफ़ा, तो I2 पॉजिटिव रखी जाएगी, तो I2 माइनस I1 आ जाएगा। उसके बाद 3 किलो ओहम का रजिस्टर है, इसमें से सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रही है, वो है I2, तो I2 के लिए आ जाएगा 3K I2। उसके बाद करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेगी, लिहाजा ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे आ गए जहाँ पे हमने चलना स्टार्ट किया था। अभी मैंने इसको इक्वेशन 2 का नाम वैसे ही दे दिया, इसको नीचे अभी मैं स्टेबलाइज करवाऊंगा। देखें इसमें सिर्फ I1 का एक ही कंपोनेंट है, तो उसे मैं स्टार्ट में ले आऊँगा, क्योंकि मैंने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के हल करना। आपको इसकी एक वीडियो अलहदा से मिल जाएगी कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म टू फाइंड आउट वेरिएबल्स, ठीक है। इसे आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वे बहुत ही आसान है कि आप इससे अपना टाइम बचा सकते हैं। जहाँ पे आप 2 इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उन्हें इक्विलाइज करके वेरिएबल्स काटेंगे, फिर उनकी मतलब के मैट्रिक्स की फॉर्म में लगे रहेंगे, तो उससे अच्छा आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें ये तो आ गया, ये आगे ये आएगा -2K I2 प्लस 3K I2 प्लस 5K I2 हो जाएगा, और ये -12 और -6 -18, तो ये उधर जाके +18 हो जाएगा। अब ये आ गया इक्वेशन 2। अब हम इसे लिखेंगे किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं जी, इस तरह से लिखते हैं। वेरिएबल्स को वैसे ही लिख लेते हैं जैसे ये आ रहे हैं 2 -2, आप किलो भी चाहे तो इनके साथ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये होना चाहिए कि वेरिएबल्स जो है ना उनकी तरतीब सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में I1 है, -2K 5K। उसके बाद इसमें आपने कॉलम वाइज वेरिएबल लिखने हैं, I1 फिर I2 इज इक्वल टू, अब इस साइड पे आपने कांस्टेंट्स लिखने हैं -12 और 18। अब अगर हमारे रजिस्टर्स स्टूडेंट्स, अगर हमारे रजिस्टर्स किलो में होते हैं ना, तो हमेशा करंट मिली में आती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास फार्मूला होता है करंट का, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो लिहाजा R बटे में ही आना, तो किलो बटे में आना, तो मिली ही बनना, लिहाजा किलो पुट करने की ज़रूरत नहीं है मैट्रिक्स की फॉर्म में। अभी मैं आंसर निकालता हूँ और आपको बताता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर यहाँ पे निकल आया। देखें बहुत आसान था मैट्रिक्स की फॉर्म में से हल करना, तो शायद ही आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ठीक हो गया, आ गया नज़र। तो ये इस तरह से मुझे आंसर दे देता है। देखें टाइम ज़्यादा लगा नहीं है, 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे। तो ये तरीका आपने सीखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसने मुझे पहली जो करंट है I1 उसकी वैल्यू दी है -4 मिली एम्पेयर, और जो I2 थी उसकी वैल्यू उसने मुझे कितनी दी है जी, उसकी वैल्यू वो मुझे दे रहा था, उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स वो मुझे दे रहा था 2 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया, तो ये दोनों आंसर आ गए हैं। अब I1 और I1 0 माइनस की ज़रा डायरेक्शन चेक कीजिएगा। I1 एक्शन है एक लिहाज से, मतलब ये अपवर्ड जा रही है, जबकि I1 0 माइनस डाउनवर्ड जा रही है, ये रिएक्शन है। तो न्यूटन के अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाना चाहें अपने पेपर में तो आप ये लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड्स लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो I1 आप इस तरह से लिख सकते हैं, I1 0 माइनस इज इक्वल टू माइनस I1। तो ये क्या आ जाएगा जी, देखें 4 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो बस जी टाइम 0 माइनस की बात हो चुकी है, अब हम टाइम 0 प्लस की बात करेंगे। तो टाइम 0 प्लस पे क्या होगा जी, ये ट्रिगर, ये जो स्विच आपको नज़र आ रहा है ये ओपन हो जाएगा, यानी ये दूसरी सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। टाइम 0 प्लस का मतलब है कुछ लम्हा गुजरने के बाद, 0 से भी आगे वाला लम्हा। तो इसमें ये वायर का कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्विच ओपन हो चुका होगा और हमारे पास एक सर्किट आ जाएगा, जिसे मैं यहाँ पे साथ में ही ड्रा करूँगा और यहीं पे हम आगे हल करेंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब ये देख सकते हैं आप, हमने मतलब कि यहाँ पे करंट को मेंशन कर दिया है और ये शेप भी ड्रा हो गई है टाइम 0 प्लस पे। तो क्या किया जी, मैंने बस वो वायर बीच में से ख़त्म किया, बाकी देखें सर्किट एज इट एज है। ठीक है, इंडक्टर अब एक्टिव हो चुका है, बिकॉज हमने पहले बात की 0 माइनस की। अब ये वो लम्हा है जब इंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। तो अब ये इंडक्टेंस इसकी क्रिएशन में आ चुकी हुई है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे कि सर आप KVL अप्लाई कर दो, KCL तो लगता ही नहीं है इंडक्टर के केस में। तो यही चैलेंजिंग पॉइंट है स्टूडेंट, जो मैं आपको कह रहा था कि ये क्वेश्चन 110% आ जाता होता है।
तो लिहाजा यही था हमारा चैलेंजिंग पॉइंट। यहाँ पे क्यों मतलब कि हम केवीएल नहीं स्टूडेंट्स लगा सकते, इसकी वजह है। वजह क्या है जी, यहाँ पे हम केसीएल लगाएंगे। उसकी ये वजह है कि यहाँ पे देखिए अगर मैं केवीएल लगाता हूँ ना, मतलब कि मुझे लूप लेने पड़ेंगे, 2 लूप मैं लूँगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन एक इंडक्टर की लिखी जाएगी उसमें 2 डिफरेंशियल इक्वेशन में करंट्स आ जाएंगी, I1 और I2, यानी 2 लूप होंगे ना। तो इस तरह से लिखी जाएगी इंडक्टेंस इंटू डेरिवेटिव ऑफ I1 माइनस I2 अकॉर्डिंग टू टाइम। तो 2 करंट्स तो हम लेना ही नहीं चाहते, हम सिंगल करंट की बात करना चाहते हैं। लिहाजा हम केसीएल की मदद से इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में लेके जाएंगे जो इसकी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे वोल्टेजेस ले लेता हूँ, इसको एक नोड कंसीडर कर लेता हूँ, बिकॉज ये एक नोड ही है। यहाँ पे ये हमारे पास हायर नोड है और इसे सरफेस नोड भी कहा जा सकता है। इसे हम बाइनरी नोड, इस बाइनरी नोड को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज ये लंबे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बाइनरी नोड हमारे किसी काम का नहीं होता। और इसको भी ये भी एक सरफेस नोड है जिसे हम ग्राउंड कर देंगे और न्यूट्रल कर देंगे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं वोल्टेजेस ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी, यानी VL, चले इंडक्टर के क्रॉस है VL मैंने ले लिया। अब मैं KCL अप्लाई करता हूँ, पहले मैं इस वायर की करंट लिखूंगा। तो क्या आएगी मेरे पास करंट VL माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखूंगा VL ओवर 2 के। अब इस वायर की बात करूँ, इस वायर की करंट की, तो वो मेरे पास आएगी VL माइनस, आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे जब करंट जाएगी तो माइनस इंटू माइनस तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 0 आ रहा था ना, तो इस साइड पे जब जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का पोल पहले पेश आएगा करंट को। तो लिहाजा ये लिखा जाएगा इस तरह से कुछ, यानी कि माइनस इंटू माइनस 6, क्योंकि जोन सा पोल पहले आता है उसी में करंट लिखी जाती है, उसी में वोल्टेज लिखे जाते हैं। तो अब बटे में आ जाएगी रेजिस्टेंस जो कि 3 किलो ओम आई है रास्ते में। तो इज इक्वल टू की बात करूं, अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, वो देखें यहाँ पे एक लीविंग करंट है, यानी इस वायर की अभी करंट की बात नहीं हुई। अब अगर हम इंडक्टर के क्रॉस अगर इसकी करंट की बात करें तो वो क्या होती है जी, वो होती है हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन की फॉर्म से बचने के लिए हम इनडायरेक्टली उसकी करंट ही लिख देंगे। जो यहाँ पे फ्लो कर रही है उसका नाम है I1T। तो ये एक लिविंग करंट है, लिविंग करंट को हमेशा हम राइट हैंड साइड पे नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो काम चले ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास कंडीशन तो कुछ मुख्तलिफ ही बन रही है। तो उस कंडीशन से भी आपको बचा लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। चैलेंजिंग पॉइंट है तो चैलेंजिंग पॉइंट को हल करके छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई देंगे। एलसीएम इसका 6K ही बन रहा है, तो 6K से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई दे देंगे। यहाँ पे K से जाएगा, 2 1s 2 3s 6 हो जाएगा, तो 3VL आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि K से गया और 3 1s 3 2s 6, तो 2VL प्लस यहाँ पे 2 6 12 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे तो 6K का 6K ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 6K I1T। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो आ गया 5VL, इसको उठा के लेके आते हैं इस साइड पे। तो ये आ रहा है 5VL प्लस 6K I1T और ये 12 दूसरी जानिब चला जाएगा, ये आ गया इस साइड पे -12। अब क्या कंडीशन होगी जी, VL का हमने क्या करना, मतलब ये तो डिफरेंशियल की इक्वेशन में आने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पे तो वोल्टेज अलहदा से और करंट अलहदा से आ गया। और अब मैं आपको एक चीज़ याद करवाता चलूँ कि एक इंडक्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यही चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले थे, यही एक चैलेंजिंग पॉइंट था इस क्वेश्चन का। अब हम यहाँ पे ये चीज़ पुट कर देंगे तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 इंटू L की क्या वैल्यू है, L की वैल्यू है 6 मिली। तो वैसे तो अभी मैं 5L ही लिख लेता हूँ, ठीक है, 5L डेरिवेटिव ऑफ करंट। ठीक है, अब ये करंट I T नहीं है, यहाँ पे I1T फ्लो कर रही है इस इंडक्टर के क्रॉस, तो इसे I1T बोला जाएगा, प्लस 6K I1T। देखें हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिर्फ करंट की फॉर्म में आ गई है। अब हमने क्या करना है, 5L के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाना, बिकॉज हमें जो हमारा डेरिवेटिव होता है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट 1 के अलावा मौजूद नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ हमने फॉलो करनी है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं 5L से इक्वेशन को डिवाइड करवा के आपको नेक्स्ट पेज पे इसके मतलब के रिजल्ट्स बताता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया कैलकुलेशन करने के साथ साथ। तो मैंने क्या किया जी, मैंने RThevenin को कैलकुलेट करने के लिए साथ ही साथ इसकी मतलब के डायग्राम भी बना दिया, यानी कि वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्सेज को ओपन कर दिया और इंडक्टर को मैंने
इंडक्टर की जगह रिप्लेस कर दिया आर थेवेनिन्स को। तो ये मेरे पास एक सर्किट ड्रा होता है उस तरह से। तो आपको पता है ये कौन सा सर्किट है, ये टाइम 0+ वाला सर्किट है, हमने उसके साथ छेड़छाड़ किया, ठीक है। तो आर थेवेनिन्स चले बाद में फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे जो हमारे पास होती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो वो होती है जी, आप सब जानते हैं, d/dt x ऑफ t प्लस ax ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल A। तो यहाँ पे हमने मतलब कि वेरिएबल्स होमोजीनियस फॉर्म के लिए फाइंड आउट करने होते हैं। होमोजीनियस फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन होती है हमारे पास x ऑफ t इज इक्वल टू k1 प्लस k2 e की पावर माइनस t ओवर टाइम कांस्टेंट। तो इसमें हमने k1 टाइम कांस्टेंट और k2 को फाइंड आउट करना होता है। तो k1 का फार्मूला आप सबको पता ही होगा क्योंकि हम बहरहाल बहुत मरतबा इसको पढ़ चुके हैं। वो हमारे पास होता है जी k1 इज इक्वल टू कैपिटल A ओवर स्मॉल a। कैपिटल A हमारे पास क्या है जी, 0-0.4 k, और जो स्मॉल a है वो आप देख ही सकते हैं 0.2 मेगा के इक्वल है। तो इसको हल करने के साथ जो हमारे पास आंसर आता है वो है -2 मिली एम्पेयर। K1 की तो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है। इन द केस ऑफ इंडक्टर टाइम कांस्टेंट इस तरह से निकाला जाता है, इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय आर थेवेनिन्स। तो आर थेवेनिन्स तो हम यहाँ से मालूम करेंगे। अब ये दोनों रजिस्टर आपस में पैरेलल में है बिकॉज क्योंकि इनका अपर टर्मिनल भी कॉमन है और लोअर टर्मिनल भी कॉमन है दोनों वायर्स का। देखें यहाँ से भी कनेक्टेड है दोनों रजिस्टर, नीचे से भी कनेक्टेड है। तो आर थेवेनिन्स इसी तरह से निकलेगी। स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ता था, स्टडी करता था, तो मेरे ऊपर भी ऐसा वक्त आया था जब मैं समझ नहीं था पाता कि पैरेलल का क्या सीन है और सीरीज़ का क्या सीन है। लेकिन आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपके सामने कहानी सारी बयान हो चुकी है कि टर्मिनल कॉमन हो, तो इस तरह से पता चलता है। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को समझना। असल कंसेप्ट जो है वो साजा नहीं दे पाते। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस किया, प्रोफेसर अपना असल कंसेप्ट जो है वो डिलीवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से काफ़ी मार खाते हैं फिर बच्चे। अब मैंने आपको बताया इनका अपर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल दोनों का वायर्स का सेम है, इस वजह से ये 2 और 3 किलो हम आपस में क्या है, पैरेलल में है। अगर ऐसा होता कि इनका सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होता और दूसरा जो है वो मतलब कि डिफरेंट किसी और जगह पे लगा होता, फिर ये सीरीज़ की फॉर्म में होते। तो अब हमें ये कैसे निकालेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी आर थेवेनिन्स में, पैरेलल में यही होता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अगर पैरेलल में हो तो नीचे सम हो जाएगा। तो देखते हैं जिससे क्या हमें आंसर मिलता है। तो ये स्टूडेंट्स हमें आंसर दे रहा 1.2 किलो ओम। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। इंडक्टर की वैल्यू थी हमारे पास 6 और स्टूडेंट्स हमारे पास आर थेवेनिन्स ये 6 मिली है और आर थेवेनिन्स अभी हमने निकाली है जो कि 1.2 किलो आई है। तो इनको हल करने से जो आंसर आता है वो है 5 × 10⁻⁻⁶ सेकंड। टाइम कांस्टेंट है तो इसका यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। अब क्या करना है जी, हमने होमोजीनियस फॉर्म में वैल्यूज पुट करनी है। तो x ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, I1t, क्योंकि ये देखें ये इक्वेशन के साथ आप मैच करके देखें कि इसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट होती है। तो I1t आ गया हमारे पास, ठीक है। और k1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -2 आई है। मिली को आपने यहाँ पे नहीं लिखना, आपने लास्ट में लिखना होता है मिली को, प्लस k2 e की पावर -t ओवर 5 × 10⁻⁻⁶ और यहाँ पे आपने लिखना है मिली एम्पेयर। अब हमने क्या करना है जी, K2 को कैसे फाइंड आउट करना है। आपने टाइम को ले जाना 0- पे, बिकॉज 0- पे आपको इस वेरिएबल की वैल्यू मालूम है। तो 0- पे हम जो ही लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा I1 0- इज इक्वल टू -2 प्लस सिर्फ K2 रह जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 0- पुट करने का यही मतलब है जैसे 0 को पुट करना। और जब भी किसी यहाँ पे 0 पुट होगा उसको किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तो किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, ये तो 1 के इक्वल हो गया। और इसकी आगे हमने वैल्यू मालूम की थी I1 0- की एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म में, जो हमारे पास 4 मिली आई थी, आप सब जानते हैं। और ये भी -2 मिली ही है क्योंकि यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली, मतलब कि ये सारे मिली में ही हैं। तो लिहाजा क्या होगा जी, देखें K2 इज इक्वल टू -2 मिली, उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 मिली प्लस 4 मिली, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली थी। जो IL 0- हमने निकाला था ना, वही I1 0- था। तो ये आ गया जी हमारे पास 6 मिली एम्पेयर। तो देखें वैल्यूज़ आ गई हैं, बस पुटिंग की ज़रूरत है। अब ये हमने यहाँ पे मिली इस वजह से नहीं था लिखा क्योंकि पूरा आंसर ही मिली में निकलना था। तो देखें अब ये पूरा कॉमन करके हम कैसे लिखते हैं, अच्छा लगेगा। अब I1t इज इक्वल टू -2 प्लस
6e⁻t/टा यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6 होल मिली एम्पेयर एंड दिस इज़ योर आंसर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक फाइनल चीज़ रह गई है, वो है ग्राफ ड्रा करना। तो ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक दफ़ा आपको सारा काम करवा ही के भेजूंगा। यहाँ पे पहले मैं टाइम 0 पे लूँगा वैल्यू। हमने 2 पॉइंट्स पे वैल्यूज़ मालूम करनी होती हैं ग्राफ के लिए, एक 0 और एक इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 0 पुट होगा टाइम की जगह, तो क्या होगा जी, यहाँ पे e⁻0 होने की वजह से हमारे पास 1 आ जाएगा। 6 1s are 6, 6 - 2 4 आ जाएगा, यानी कि 4 मिली एम्पेयर आ गई मैक्सिमम 0 पे वैल्यू। अब इन्फिनिटी की बात करूं तो स्टूडेंट्स i इंटू इन्फिनिटी की बात करूं तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट होगी, तो किसी भी चीज़ की अगर पावर इन्फिनिटी हो तो वो उसको 0 कर देती है। तो 6 × 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ -2 रह जाएगी, तो -2 मिली एम्पेयर आ रही है। इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या नाम है, ड्रॉप होगा, यानी कि नीचे की तरफ ड्रॉप होगा, फॉल करेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो इस तरह से बना ले जैसे मैं बना रहा हूं। यहाँ पे आपने करंट ले लेनी है, ठीक है, I1 × t इंटू इसका यूनिट भी आपने मेंशन करना है। आप चाहे तो यहीं पे मिली एम्पेयर लिख के नीचे सिंपल वैल्यूज़ ले लें, या आप इन सब के साथ फिर मिली लिखें, तो इससे अच्छा यही होता है ऊपर आप यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दें मिली एम्पेयर। अब इस साइड पे आपने टाइम लेना है, टाइम का किस में, आपका टाइम सेकंड में है तो सेकंड में ले लें। अब यहाँ पे हम 0 वैल्यू ले लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है 4, तो 4 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और मिनिमम वैल्यू आई है हमारी -2, तो -2 यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, देखें 0 से इन्फिनिटी, मतलब कि हमारा शुरू में जो चार्ज था इंडक्टर के अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर था, वो था 4 मिली एम्पेयर तक का, लेकिन बाद में ये ड्रॉप यानी कि फॉल होता चला गया। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो ये आपका रहा ग्राफ। मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।